हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण नरूटी शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर पदस्थ हूँ और आज आप लोगों को जनजाति के बारे में बताने जा रही हूँ। हम आज पढ़ेंगे जनजाति। जनजाति क्या है, पहले ये जान लें। जनजाति किसे कहते हैं। ये कहा जाता है कि जो आदिम समय से जो लोग रहते हैं, या कहना चाहिए आदि मानव जो हजारों वर्षों तक गुफाओं कंदराओं में रहा है और विकास की लंबी प्रक्रिया में वह वर्तमान सभ्यता तक पहुँचते लंबे समय तक जंगलों में बिताया, जंगलों पहाड़ों गुफाओं में रहकर बिताया और कंदमूल फल शिकार करके उसकी जिंदगी गुजरी और उसी के साथ इसी से उनकी उदरपूर्ति होती थी। फिर धीरे धीरे वह कंदराओं से निकलकर वह कृषि की दुनिया में गया और पशुपालन कृषि का आविष्कार के साथ वह अन्य विकास के दर में आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के साथ साथ वह विशेष भूभाग में रहने लगा और विभिन्न मानव समूहों के विकास की प्रक्रिया में कुछ मानव समूह जो थे वो उन्हीं पिछड़ी हुई स्थिति में आज भी रहने लगे हैं और उन्हीं पिछड़े हुए जनजातियों को हम जिनको संसाधन कम मिल पाया उन्हें हम जनजाति कहते हैं, जो दुर्गम वनों में ऊंचे पहाड़ों पठारों तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। यही कारण है कि ये समाज सरल समाज है और इन जनजातियों को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नामों से अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे किसी ने उन्हें आदिम जाति कहा है, तो किसी ने वन्य जाति कहा और एल्विन ने इन्हें आदिवासी नाम दिया था। हटन जो जनगणना के 1931 की जनगणना के अध्यक्ष थे, उन्होंने इन्हें आदिम जाति नाम दिया। तो इस तरह से और घुरिये ने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये जो जनजातियां हैं, जनजातियों को हम कैसे परिभाषित करेंगे। अब जनजाति को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्राइबल, और ये ट्राइब शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द से बना है ट्राइबल, और ट्राइब शब्द ट्रेंगुलर से बना है और ट्रेंगुलर के 3 अर्थ होते हैं। ये कहा जाता है कि दुनिया के जितने भी आदिवासी हैं या जनजाति हैं, वो सारे जो आदिवासी वो 3 संस्कारों पे टिके हुए हैं। 3 ही संस्कार उनके द्वारा किए जाते हैं। ये है जन्म संस्कार, विवाह और मृत्यु संस्कार। इसी कारण इसे ट्राइब कहा जाता है, ट्रेंगुलर कहा जाता है। और इनका बल, ट्राइब का अर्थ ट्रेंगुलर और बल का अर्थ बैलेंस। इनका ये अर्थ होता है कि बैलेंस जो है पृथ्वी और प्रकृति जो है वो अपनी प्रकृति को बैलेंस करती है। जहाँ जो भी चीज़ ज़्यादा हो या कम हो तो वो अपने आप उसको बैलेंस कर लेती है। तो इस तरह से जहाँ ज़्यादा उसका उत्खनन होता है या ज़्यादा प्रकृति का दोहन होता है, तो प्रकृति अपने आप जनसंख्या को बैलेंस करती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है ट्राइबल पूरी प्रकृति को बैलेंस करके चलने वाला एक ऐसे लोग हैं जो प्रकृति के साथ चलते हैं और इसीलिए इन्हें ट्राइबल कहा गया है। और
जनजाति को जानने से पहले हम यानी जनजाति का अर्थ जाने। तो जनजाति का अर्थ तो ये हुआ, उसके साथ साथ वो जनजाति जो भौगोलिक दुनिया यानी दुर्गम और भौगोलिक रूप से पिछड़े हुए हैं और ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र में जीवन व्यतीत करने वाले समूह, इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं दूसरे समूह से अलग होती हैं, उन समूहों को हम जनजाति कहते हैं। और केवल इसी आधार पर ही इसे जनजाति नहीं कहा जाता, बल्कि ये अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं और इसके साथ ये आर्थिक रूप से इनका आर्थिक जीवन बहुत पिछड़ा हुआ है और ये अभी भी प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। हम ये देखें कि अलग अलग विद्वानों ने जनजाति की परिभाषा अलग अलग तरह से दी है। गिलिन की परिभाषा यह है कि स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे समूह को एक जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो, एक सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। और उसी तरह बोआस ने कहा है कि जनजाति से हमारा तात्पर्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो सामान्य भाषा बोलता हो और बाहरी लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए संगठित हो। उसी तरह हावेल का विचार है कि जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा जिसकी एक विशेष संस्कृति हो, उसे जनजाति समूहों से पृथक करती हो। यह अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक संगठन नहीं होता, अर्थात एक जनजाति दूसरी जनजाति से बिल्कुल अलग, उसकी भाषा भी अलग, जनजाति ही नहीं और जातियों से भी वह अलग होती है और इनके संगठन को हम राजनीतिक संगठन नहीं कहेंगे बल्कि एक सामाजिक संगठन के रूप में ये होते हैं। यानी इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि जनजाति अंतर्विवाही क्षेत्रीय समूह है जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, निश्चित संस्कृति को अपनाए हुए हैं, उनका निश्चित जीवन स्तर है, धर्म व्यवसाय के आधार पर इनमें समानता की भावना के द्वारा ये संगठित रहते हैं। अब देखें हम इनको अनुसूचित जनजाति कैसे कहते हैं, जनजाति क्यों है। जनजाति का अर्थ यह है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले 1931 में जनगणना हुआ और पहले अंग्रेजों के शासन काल में ये होता था कि अंग्रेजों ने अपने शासन काल में ये किया कि उन्होंने ये जंगलों में पहाड़ों में रहने वाली ये जो विशिष्ट जनजाति जिनकी अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने यानी कला संस्कृति, नृत्य, गीत, संगीत सब कुछ विशिष्ट तरह का था, तो उन्हें अन्य जाति धर्म से अलग रखा और अन्य जाति धर्म से अलग रखने के कारण ये जो जनजातियाँ हुई तो ये जनजातियाँ अपने को अन्य लोगों से अलग महसूस करने लगे। तो फिर अंग्रेजों ने इनको जनगणना की दृष्टि से अलग थलग किया और ये अलग करने के बाद उनकी जनगणना अलग से उनकी संस्कृति के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर उन्हें अलग किया। उसे एनिमिस्ट के नाम से, तो कभी यानी ट्राइबल के नाम से अलग अलग समय में अलग अलग उन्हें नाम दिया गया। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान बना, तो संविधान में राष्ट्रपति को
भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि उसके द्वारा किसी भी पिछड़े हुए आदिम समुदाय को एक जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी भी नई जनजाति के नाम को जोड़ने या निकालने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जिन जनजातियों की एक सूची तैयार की गई, उन्हीं जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां कहा गया। और इस अनुसूचित जनजाति अनुसूची में शामिल होने के लिए यानी कौन कौन सी चीजें जरूरी थी, इसके लिए 4 कसौटियों में खरे उतरना जरूरी था। पहला, उसकी उत्पत्ति किसी जनजाति समुदाय से हुई हो, यानी वो किसी जनजाति परिवार में पैदा हुआ हो। दूसरा ये कि वो भौगोलिक दृष्टि से अलग क्षेत्र में रहता हो, वह भौगोलिक क्षेत्र जिसे पिछड़ा हुआ माना जाता है। उसके साथ तीसरा ये कि उसमें आदिम विशेषताओं से वह युक्त हो, जो आदिम जनजातियां जिस तरह की हैं उन विशेषताओं से वह परिपूर्ण हो। और तीसरा, प्रत्येक क्षेत्र में वह पिछड़ा हुआ हो, तभी उस जनजाति को अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। और इस तरह जब स्वतंत्रता के बाद अलग किया गया जनजातियों को, तब शुरुआत में 1950 में ये जो जनजातियां थी 212 जनजातियां थी। लेकिन वर्तमान में ये जनजातियां बढ़कर अभी करीब 700 के करीब जनजातियां हो गई हैं। और ये जो बहुत से जनजातियों को जो अपनी विशेषताओं को खोती जा रही हैं, वो जनजातियां अनुसूची से बाहर भी हो गई हैं। लेकिन बहुत सी जो जनजातियां हैं जिनको अनुसूची में शामिल किया गया है, जो अब लगभग 700 के करीब पहुंच गई हैं। और वर्तमान में आदिवासियों की जो जनसंख्या है वो करीब 10 करोड़ 42 लाख के करीब जनसंख्या हो गई है। और वो कुल जनसंख्या का 8.6% माना जाता है। और हम जनजातियों की स्पष्ट परिभाषा तो नहीं दे सकते, लेकिन अनुच्छेद 365 भाग 4 में यह भी प्रावधान है कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए प्रत्याशियों का चुनाव करते समय अनुसूचित जनजातियों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसी प्रावधान के द्वारा जनजातियों का नाम राष्ट्रपति द्वारा घोषित अनुसूची में सम्मिलित है। उन अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में आरक्षण की सुविधा दी जाती है। स्पष्ट है कि जनजाति और अनुसूचित जनजाति की भिन्नता केवल सरकार द्वारा स्वीकृत आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ेपन के अंतर से संबंधित है। यानी हम जनजाति किसे कहेंगे और अनुसूचित जनजाति किसे कहेंगे। यानी शासन द्वारा जिसे अनुसूची में रखा गया है, यानी जिस सूची में रखा गया है वो अनुसूचित जनजाति, और जो शासन द्वारा जनजाति तो वह भी है, लेकिन उसे शासन में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वह सिर्फ जनजाति है। और जो सिर्फ जनजाति है उसे यानी आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं होती, उसे भौगोलिक और आर्थिक जो सुविधाएं प्राप्त अनुसूचित जनजातियों को है, वो उस तरह की सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं होती है। अब देखें जनजातियों की विशेषताएं। जनजातियां सरल होते हैं और जनजाति एक साधारणतः एक गांव के रूप में, एक वंश समूह के रूप में विस्तृत रूप से फैले हुए हैं।
और एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं और उनमें प्रत्यक्ष और घनिष्ठ अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। हम इनकी विशेषताओं को देखें तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला विशेषता यह है कि इनमें जो विशेषता पाया जाता है वो है निश्चित भूभाग। ये जनजातियां एक निश्चित भूभाग में निवास करती हैं और निश्चित भूभाग में निवास करने के कारण इनके सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास होता है और इनमें कई जनजातियां घुमंतू जनजातियां भी हैं और लेकिन घुमंतू होने के बाद भी ये जनजातियां एक निश्चित क्षेत्र में ही घूमती हैं, वो अपने क्षेत्र से कहीं बाहर वो नहीं जाती। इसलिए इन्हें हम एक निश्चित भूभाग में ही उनका रहना मान सकते हैं और इनकी एक सामान्य भाषा निश्चित भाषा है और ये अपनी भाषा के आधार पर इनकी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है और उसके साथ साथ ये अपने आदान प्रदान भी अपनी भाषा में करते हैं। वर्तमान समय में बहुत सारे लोग द्विभाषी भी हो गए हैं, अपनी भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी बोलते हैं। उसके साथ साथ विस्तृत आकार, ये जनजातियां कई परिवारों का संकलन है। इसमें कई गोत्र के लोग एक साथ निवास करते हैं। एक ही जनजाति के लोग नहीं, कई जनजाति के लोग भी उस क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, लेकिन एक क्षेत्र विशेष में एक जनजाति निवास करती है तो उनमें कई परिवार संकलित होते हैं और कई गोत्र और भातृदल ने, जिसमें बहुत से लोग उनके भातृदल के होते हैं, बहुत से गोत्र उनसे उनका विवाह संबंध होता है। इस तरह ये क्षेत्रीय समुदायों में अधिक होती हैं और इनका विस्तृत आकार अंतर्विवाह, ये एक अंतर्विवाह समूह है, यानी अपने गोत्र के अलावा दूसरे गोत्र में विवाह संबंध प्रतिबंधित होता है और प्रतिबंधित होने के कारण ये जो समूह है वो दूसरे समूह के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं करते। यदि कोई इस तरह के विवाह संबंध स्थापित करते हैं तो उन्हें समाज द्वारा दंड दिया जाता है या समाज से बहिष्कृत भी किया जा सकता है। हर जनजाति का एक विशिष्ट नाम होता है, जैसे गोंड, भील, संवरा, कमार, भील, भीलाला, तो ये इस तरह के बहुत से जनजातियां, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनजातियां हैं और हर क्षेत्र की जनजाति का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जिसके आधार पर उस जनजाति का परिचय होता है। सामान्य संस्कृति, हर जनजाति की अपनी एक संस्कृति होती है और उस संस्कृति में उनके रीति रिवाज, उनकी प्रथाएं, परंपराएं, लोकाचार, उनके नियम, कला, धर्म, जादू, नृत्य, संगीत, खान पान का ढंग, रहन सहन का ढंग, विचार, विश्वास, मूल्य सभी एक जनजाति में एक समान पाए जाते हैं और उनके कार्यशैली, उनकी संपूर्ण जीने का ढंग भी सभी का एक जैसा ही पाया जाता है। आर्थिक निर्भरता, ये जो जनजातियां हैं वो जिस क्षेत्र में रहती हैं वो अपनी जरूरतों को स्वयं से पूरा करती हैं और उसके लिए वो कंदमूल फल इकट्ठा करना हो, चाहे जड़ी बूटी इकट्ठा करना हो या शिकार करना हो, यानी उनकी जो जीने लायक जो भी आवश्यकताएं हैं वो अपने आप खुद से पूरा करते हैं, वे दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होते। और
शिकार, फल फूल इकट्ठा करने के साथ साथ पशुपालन, कृषि, गृह उद्योग आदि भी इनके द्वारा अपनी जरूरत की चीजों को पूरा किया जाता है। और ये सब वे स्वयं ही जुटाते हैं। कभी कभी वे पड़ोसी समाज से में अपने सामान का वस्तु विनिमय भी करते हैं, जिससे वो अपने जिस कपड़े की जरूरत, नमक की जरूरत जैसे जो महत्वपूर्ण जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए ये बाकी चीजों को बेचते या वस्तु विनिमय के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन। प्रत्येक जनजाति का एक निजी राजनीतिक संगठन होता है जो इनका वंशानुगत मुखिया होता है। वह मुखिया ने पूरे जनजातीय समुदाय का निर्णय लेता है। इसमें अपनी परंपराओं का पालन करवाना और नियंत्रण बनाए रखना, नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देकर उस पर नियंत्रण रखना, और कहीं कहीं मुखिया की सहायता के लिए अधिकतर गांव में मुखिया की सहायता के लिए कुछ वृद्धजन होते हैं जो उनसे सलाह भी देते हैं और सभी मिलकर इस तरह के निर्णय लेते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे और समाज में नियंत्रण बना रहे। सामान्य निषेध। निषेध सामान्यतः खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से के संबंध में जनजातियों में निषेध पाया जाता है। और जनजातियों में ये देखा जाता है कि नातेदारी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। और ये जो नातेदार होते हैं, रिश्तेदार, जो उनके संपूर्ण कार्य, इनके किसी भी तरह के जो संस्कार होते हैं, जन्म, विवाह, मृत्यु, इन संस्कारों में ये किसी पंडित को नहीं बुलाते बल्कि उनके रिश्तेदार ही उनके पंडित होते हैं। और यही उनके संपूर्ण पूजा विधान से लेकर संपूर्ण कार्य में ये रिश्तेदार ही उनके भागीदार होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो वैवाहिक संबंधी जो रिश्तेदार होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके प्रत्येक कार्य में। उनकी बहनें, उनकी मामा के परिवार के और दादा के परिवार के और जितने भी रिश्तेदार हैं, इनका पृथक धार्मिक विश्वास होता है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इन धर्मों से अलग ये अपना अलग इनका धार्मिक विश्वास है। ये प्रकृति पूजक होते हैं और प्रकृति पर इनका पूर्ण विश्वास होता है। ये जीववादी और ये आत्मावाद, यानी ये पुनर्जन्म के ऊपर, या कहना चाहिए उनकी मृत आत्माओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। वे मृतकों की पूजा करते हैं और उन्हें अपना रक्षक मानते हैं। उसी के साथ साथ इनके जीववादी, मानववादी जो क्रिया होती है, उनके साथ साथ ये जादुई क्रियाओं, अनेक अवसरों पर ये जादुई क्रियाएं भी करते हैं और जादुई क्रियाओं से इन्हें अलग, इनके धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। और सामान्य पूर्वज, ये सामान्यतः किसी विशिष्ट को अपना सामान्य पूर्वज मानते हैं। कोई यानी कछुए से अपनी उत्पत्ति मानता है, तो कोई किसी पेड़ से अपनी उत्पत्ति, कोई सूर्य से, तो कोई चंद्रमा से, तो कोई निर्जीव व्यक्ति भी हो, निर्जीव वस्तु भी हो सकता है, कोई जीवित वस्तु भी हो सकता है, पेड़ पौधे, कोई भी चीज हो सकती है। ये अपने काल्पनिक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानते हैं और उसी के साथ साथ अब उसी के अनुसार ये अपनी उत्पत्ति के साथ ही अपना
काल्पनिक भी हो सकता है, ये वास्तविक भी हो सकता है। और यह एक समस्वरूप समुदाय है, अर्थात ये कहें कि जनजातियों में कोई भी जनजाति जो है वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखती, सभी एक दूसरे के सामने बराबर का स्थान रखते हैं और इनके समस्त कार्य जो होते हैं वो सभी मिलकर सामूहिकता की भावना से किया जाता है। कोई कार्य वे अगर नहीं कर सकते तो उन कार्यों को वे उसके समूह के लोग उनको सहयोग करते हैं, चाहे वो घर बनाने का हो या कृषि कार्य करने का हो, विवाह संबंधी कार्य हो, चाहे मृत्यु संबंधी कार्य हो, बहुत लगभग सभी कार्य ये मिलजुल कर निपटाते हैं। और ये देखा जाता है कि पिडिंगटन का कहना है कि जनजातीय समाज जो है वो निरक्षर समाज है। इनमें साधारण लेखन और लिपि, इनके कोई भी साहित्य जो है वो लिखित रूप में नहीं है, वो मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। और इनके द्वारा जो भी किस्से कहानियां से लेकर इनके जो धार्मिक क्रियाएं हैं, सामाजिक क्रियाएं हैं, वो सभी जो है वो मौखिक ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। इनमें लेखन का अभाव पाया जाता है। और जनजाति समाज वह सरल समाज है, इसमें बहुत सारी जनजातियां मिलकर अनेक समूहों से परिवार, गोत्र आदि मिलकर एक जनजाति का निर्माण करते हैं और इनके सदस्यों के बीच घनिष्ठता और अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। ये जो पूरी जनजाति है वो नातेदारी पर निर्भर होता है। इनके जो संबंध होते हैं वो नातेदार पर निर्धारण करते हैं। और इनकी प्रौद्योगिकी जो विकास है वो निम्न स्तर की है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो और जो उद्योग है, जो भी बनाते हैं वो निम्न स्तर का है। और इनमें मौलिक रूप से ये देखा जाता है कि विशेषीकरण और श्रम विभाजन का अभाव पाया जाता है। वह अपनी जरूरत की सारी चीजें बना लेता है, लेकिन वह हर चीज में बहुत एक्सपर्ट नहीं होता। यानी अपनी जरूरत की वह टोकनी से लेकर सुपा टोकनी, झाड़ू से लेकर हल वल, सारे चीज घर की उसकी जरूरत जितनी चीजें हैं वो सारी चीज वो खुद से निर्माण कर लेता है। लेकिन वो सामाजिक आर्थिक क्रियाएं सामूहिकता के रूप में करता है और अकेले जो भी अपनी जरूरत की चीजें जो बनाता है वो उसमें कोई परफेक्शन नहीं होता। इस तरह से हम एक जनजाति को देखें तो उसमें मुख्य कौन कौन सी विशेषताएं देखी गई। एक निश्चित भूभाग, वो अंतर्विवाही समूह और वो अपनी भाषा संस्कृति से बंधा हुआ है। कुछ विशेष धार्मिक नियमों के आधार पर वह जुड़ा हुआ है। बाहरी समूह जो होते हैं उनसे वह दूर रहता है, वह बाहरी लोगों को अपने पास आने नहीं देता और बाहरी समूह को वो ज़्यादा पसंद नहीं करता और बहुत मुश्किल से उनके साथ संबंध स्थापित करता है। और इन लोगों में सामुदायिक भावना के आधार पर ये संगठित होते हैं। अब देखें जाति और जनजाति में क्या अंतर है। जाति क्या है और जनजाति। कई बार जाति और जनजाति को दोनों ही भिन्न अवधारणा है लेकिन एक ही मान लिया जाता है, लेकिन कुछ समानताएं भी है, लेकिन ज्यादातर ये जो जनजाति और जाति में बहुत सारे अंतर देखे जाते हैं। जनजाति एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भूभाग में निवास करता है, लेकिन जाति निश्चित भूभाग में निवास नहीं करता। इसमें जाति में कोई भूभाग नहीं है, यह हर क्षेत्र में हो सकता है। दूसरा, ये मुख्यतः जाति जन्म पर आधारित है। जो जिस जाति में जन्म लिया है वो उस जाति का होगा, लेकिन जनजाति का
ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग एक निश्चित जनजाति के कहे जाएंगे। और उसी के साथ साथ प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है। जैसे लोहार का बेटा लोहार, सोनार का बेटा सोनार, और बढ़ाई का बेटा बढ़ाई, तो धोबी का बेटा धोबी। लेकिन जनजातियों में ऐसा कोई निश्चित व्यवसाय नहीं है। वो उनके सदस्य जो है वो कोई भी हर प्रकार के कार्य कर लेते हैं, और इसे व्यवसाय संबंधी कोई नियंत्रण भी नहीं है। वो कृषि भी कर लेगा, वो फल फूल भी इकट्ठा करेगा, वनोपज संग्रह कर लेता है, और दूसरे तरह के कार्य भी वो कर लेता है। इनके व्यवसाय जो है वो किसी तरह से निश्चित निर्धारित नहीं होते। जनजातियों की उत्पत्ति एक काल्पनिक पूर्वज से मानी जाती है। कोई ये कहा कि एक जनजाति बकरा से उत्पन्न हुआ है, तो कोई कहता है कछुआ से उत्पन्न हुआ है, तो कोई कहता है किसी पेड़ से उत्पन्न हुआ है, तो कोई किसी और जगह से या सूर्य चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है। लेकिन जाति में ऐसा नहीं मानती। जाति को ये कहा जाता है कि ये अन्य जो जातियां हैं वो ऋषियों के द्वारा उत्पन्न ये जातियां होती हैं। लेकिन जनजातियों में उनके गोत्र टोटम के आधार पर उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। प्रत्येक जनजाति का एक राजनीतिक संगठन होता है। राजनीतिक संगठन वो होता है कि उसके द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं विवाह से संबंधित या अन्य जो सामाजिक व्यवस्था है उससे संबंधित जो कानून बनाए जाते हैं वो पूरी तरह उस समाज पर लागू होते हैं, और इसे शासन के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। उनके ऊपर दूसरे कानून लागू नहीं होते। और जबकि जाति के साथ ऐसा नहीं है। जाति में जाति पंचायत होती है। जाति पंचायत उनका निर्णय लेती है, और जनजातियों का राजनीतिक संगठन होता है, और जातियों का राजनीतिक संगठन नहीं होता। और अंतर यह है कि जनजाति में कोई उपजाति नहीं होती। एक जनजाति है तो जैसे हलवा जनजाति है तो उसकी उप जनजाति नहीं होगी। उप जनजाति नहीं होगी मतलब वो एक ही जाति, यानी हलवा है मने हलवा है, गौड़ है मने गौड़ है, सांवरा है, भील है तो भील है। तो इसमें कोई और उपजाति नहीं है। लेकिन जाति में कई यानी जातियों के कई उपजातियां हैं। एक जाति में बहुत सारी उपजातियां पाई जाती हैं, और जाति में अंतर्विवाही जो संबंध है वो कठोर होता है। एक जाति के लोग अपनी जाति में विवाह करते हैं और इसको बहुत कठोरता से पालन किया जाता है। लेकिन जनजाति में यदि कोई दूसरी जाति से भी विवाह कर लिया तो यदि वो मिलाने लायक स्थिति में है, जिसको बहुत जिनके साथ बहुत ज़्यादा प्रतिबंध है, उनको छोड़कर बाकी कुछ जातियां हैं उनके साथ वो वैवाहिक संबंध जैसे हो भी जाता है तो उन्हें समाज में कुछ दंड के साथ मिला लिया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कठोरता नहीं है बल्कि लचीलापन पाया जाता है। एक जनजाति में ऊंच नीच की भावना या अस्पृश्यता की भावना नहीं पाई जाती है। एक जनजाति का आदमी दूसरे जनजाति को यानी छोटा या बड़ा, ऊंच या नीच नहीं मानता। वो सब जनजातियां एक दूसरे को बराबर का दर्जा देती हैं और बराबर ही मानती हैं। लेकिन जाति में ऐसा नहीं है। एक जाति दूसरे जाति को छोटा, बड़ा, ऊंच नीच मानती है, और इसमें कई तरह के
अस्पृश्यता और संस्तरण का प्रभाव देखा जाता है। यानी कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो किसके साथ छूत-छात है, किसके साथ खान पान में प्रतिबंध है, किसके साथ वो कच्चा भोजन करेगा, किसके साथ पक्का भोजन करेगा, ये इस तरह के प्रतिबंध लागू होते हैं। लेकिन जिन जातियों में इस तरह का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। जनजातियों में के जो गोत्र हैं वो उनके टोटम पशु पक्षी पेड़ पौधे होते हैं। तो ये जो पेड़ यानी आदिवासियों का ये भी जनजातियों में ये भी माना जाता है कि ये जो गोत्र टोटम पशु पक्षी पौधे जो भी हैं तो वो उनका संरक्षण करते हैं। ये टोटम जो व्यक्ति जिस टोटम का होता है वह उस पशु को, उस पक्षी को, उस पेड़ को संरक्षण प्रदान करता है। वह उसे हानि नहीं पहुंचाता, न ही दूसरों को हानि पहुंचाने देता है। लेकिन दूसरे पशु पक्षी या पेड़ का उपभोग वो कर सकता है। लेकिन जाति में गोत्र जो है वो ऋषियों से उत्पन्न होते हैं और ऋषियों के आधार पर ही माने जाते हैं। और जनजातियों के अपने अपने टोटम होते हैं जिन्हें वे पवित्र मानते हैं। और वो यानी हर जो टोटम है वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र होता है। और ये आध्यात्मिक शक्ति कैसे होता है? क्योंकि उन्हीं टोटमिक चिन्हों के आधार पर उन्हें शक्ति मिलती है और वे उनके प्रतीक चिन्हों को अपने पूजा स्थल में रखते हैं और उनकी आराधना करते हैं। जातियों में ऐसे टोटमिक शक्ति पर विश्वास नहीं किया जाता। जनजातियां आत्मनिर्भर होती हैं। आत्मनिर्भर यानी अपनी जरूरत की समस्त चीजों, उनकी जरूरतें भी बहुत कम, सरल समाज है और उनके जितनी जरूरतें हैं वो अपनी जरूरतें चीजें वो वनों से प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ जिस तरह के जंगल, पहाड़, पठार, मरुस्थल, जिस जगह में भी वो रहते हैं तो उनके अनुसार अपने आप का समायोजन कर लेते हैं और उसी के अनुसार उनकी जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन कई जातियां मिलकर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। एक जाति दूसरी जाति के ऊपर निर्भर है और दूसरी तीसरी जाति के ऊपर निर्भर है। इस तरह से यानी उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। और इस तरह से हम ये देखें कि जनजातियां जो है वो अपनी समस्त जरूरतों को इस तरह से पूरा करती हैं। और जनजाति का हम यदि हम विस्तृत अध्ययन करें तो भारत में ही नहीं और देशों में भी जनजातियां हैं और ये सभी जनजातियों का जीवन स्तर लगभग एक जैसा ही है। सभी गोत्र टोटम पर व्यवस्था पर विश्वास करती हैं। अपने पूजा प्रकृति के ऊपर निर्भर है और प्रकृति की ही पूजा करते हैं और यही उनके देवी देवता होते हैं और उस पर ही पूरी तरह से ये निर्भर होते हैं जो उनको अन्न, जल और उनकी जरूरतों को पूरा करती है। तो इस तरह से हम जनजातियों की विशेषताओं को, उनकी परिभाषा को और जाति और जनजाति में अंतर को देख सकते हैं। इस तरह हमारा जनजातियों की विशेषताओं का अध्ययन समाप्त होता है। धन्यवाद।